नमस्कार। स्वामी न्यूज के रियल एस्टेट टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। हर सप्ताह की भांति इस बार हम सब आपकी सेवा में फिर से हाजिर हैं। इस रियल एस्टेट टॉक शो का मूल उद्देश्य यही है कि हम आपको तरह तरह की छोटी छोटी जानकारियां दे सकें जिनके अभाव में हमें काफी समस्याएं रहती हैं और कई बार संपूर्ण जानकारी नहीं होने की वजह से हमें काफी सारी तकलीफें समस्याएं आ सकती हैं। ये हम लोग का 12वां एपिसोड है। पिछले एपिसोड्स में हमने आपको वेयर हाउसिंग और इंडस्ट्रियल के बारे में काफी जानकारी देने की कोशिश करी एक एपिसोड में। किसी एपिसोड में आपने अगर सपोज रेजिडेंशियल रेंटल में अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसके बारे में हमने आपको जानकारी देने की कोशिश करी। कमर्शियल लीजिंग क्या होती है, कॉर्पोरेट लीजिंग क्या होती है, कोई आपके पास प्रॉपर्टी है जिसको आप कमर्शियल यूज करना चाहते हैं, बैंक को लीज पर देना चाहते हैं, तो उसके बारे में हमने आपको जानकारियां देने की कोशिश करी। जयपुर और अजमेर रोड से जयपुर के सेल्स तक में क्या विकास हो सकता है, क्या डेवलपमेंट है, उसके बारे में हम लोगों ने आपको जितनी जानकारी दे सकते थे हमने आपको देने की कोशिश करी। हमारा मूल उद्देश्य ये है कि आप कोई भी रियल एस्टेट में काम करें तो आपको पास संपूर्ण जानकारी उसकी रहे। और अजमेरप्रॉपर्टी.com से होने के नाते मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि हमारा मेन उद्देश्य है कि आपको हम छोटी छोटी चीजों से अवगत कराएं जिनके अभाव में कई बार आपको किसी तरह का नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये फील्ड पहले अनऑर्गेनाइज्ड था और कई तरह के लोग इसमें जुड़े हुए थे और चूंकि पैसे से संबंधित मामला है तो आपके पास संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। इसी क्रम में आगे चलते हुए हम लोगों ने इन सब जानकारियों के अलावा मनीष माहेश्वरी जी जो वैल्यूर और प्रमुख आर्किटेक्ट हैं अजमेर के, उनको भी हमने आपके सामने प्रस्तुत किया और जिनके द्वारा हमने आपको ये जानकारी देने की कोशिश करी कि 90 भी क्या है। अभी चूंकि नया मास्टर प्लान आ रहा है जिसकी 8 तारीख तक आपत्तियां हैं, 8 अक्टूबर तक, तो उसमें अगर आप आपत्ति देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं। इसके अलावा भविष्य में मास्टर प्लान में क्या होने वाला है 2023 वाले, तो इसके लिए हम लोगों ने आपको जानकारी देने की कोशिश करी। इसके अलावा सीए जो यहाँ के प्रमुख चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं यशदानी जी, उनको भी हमने इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया। उनसे हमने ये जानकारी लेने की कोशिश करी कि लॉन्ग टर्म गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म गेन टैक्स क्या होता है। और चूंकि टैक्सेशन की जानकारी के अभाव में हम लोग कोई भी कार्य करने में बहुत डरते थे और इसके अलावा भी हमने उनसे पिछले एपिसोड में काफी सारी जानकारियां ली। तो इन 11 एपिसोड्स में हम लोगों ने आपको हमारी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जा सके रियल एस्टेट के फील्ड के संदर्भ में। और आगे भी हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि इस फील्ड के तरह तरह के जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उन लोग को हम आपके सामने प्रस्तुत कर सके। इसी क्रम में आगे चलते हुए हम लोगों ने आज शहर के प्रतिष्ठित कंस्ट्रक्शन और वाटर प्रूफिंग और वाटर सीपेज से संबंधित जानकारी रखने वाले प्रोफेशनल और चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अभिनव काकानी जी को हम लोगों ने आज इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया है। अभिनव काकानी जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इनके पिताजी हैं श्री ज्वाला प्रसाद जी, ज्वाला प्रसाद काकानी जी। उनका काफी प्रमुख फर्म है, यहाँ की सप्लायर फर्म है काकानी ट्रेडर्स, उसके मालिक हैं। आपकी पत्नी श्रीमती अक्षिता काकानी जी, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और सीए प्रोफेशनल है और अपना उनका भी खुद का सीए का व्यवसाय है। और इसके अलावा आपने अभिनव जी ने अपना एजुकेशन मिलिट्री स्कूल से किया, उसके बाद अपना सीए का प्रोफेशनल कंप्लीट किया और उसके बाद अपने पिताजी के व्यवसाय में तब से हाथ बटा रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें तरह तरह के ठेकेदार लोग और मजदूर लोग और काफी इस तरह के लोग और काफी सालों से काम करते आ रहे हैं। उनमें अनुभव तो बहुत है, बट उन लोगों में होता क्या था कि टेक्नोलॉजी की का अभाव होता था, संपूर्ण जानकारी का अभाव होता था। नित नए मार्केट में बदलाव हुए हैं, नई बिल्डिंग, नई तरह की बिल्डिंगे बन रही है, नए तरह के कार्य हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण अभाव होने की वजह से, प्रोफेशनल्स की कमी होने की वजह से बहुत वो इस अनसिस्टमेटिक ढंग से मकान बना करते थे और जिनकी उम्र और लाइफ साइकिल काफी कम हुआ करती थी। तो उन्हीं संदर्भ में हमने श्री अभिनव काकानी जी से अनुरोध किया कि चूंकि आप एक सीए प्रोफेशनल भी हैं, इसके अलावा आप इस व्यवसाय को अजमेर और अजमेर के अलावा काफी उड़ीसा तक आपका काम चल रहा है, झारखंड में आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आपने शी सीमेंट टाटा नगर पे भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा भी काफी आपने प्रोजेक्ट्स रेलवे के, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के और MIS के और PWD के काफी आप कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं आपके पास। और इसके अलावा आप बहुत बड़े सप्लायर भी हैं, बड़ी गवर्नमेंट फर्म्स में आपकी काफी अच्छी सप्लाई जाती है और काफी सालों से आप इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। और अजमेर के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि आप जैसे प्रोफेशनल अब इस फील्ड में आ गए हैं जो काफी बारीक जानकारियां इस क्षेत्र के बारे में रखते हैं।
अभिनव जी, मैं आज आपका इस शो में स्वागत करता हूँ। जी सर, नमस्कार। जी, काकीनाथ जी, एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सीए होते हुए भी इस प्रोफेशन में कैसे आ गए? सर ये सवाल मेरे से काफी जने पूछते हैं। हाँ, एक्चुअली मेरे फादर का जो है बिजनेस, वो काफी 30 साल पुराना हमारा काम है। और जी। मेरे फादर शुरू से सीमेंट का मतलब व्यवसाय करते थे। जी हाँ। और कुछ कंस्ट्रक्शंस का भी हमारा काम था। हम्म, तो मैंने मेरे सीए करने के बाद जब मैं अजमेर आया तो मैंने क्योंकि मैं पापा का काम शुरू से देखता था और शुरू से ही मुझे आइडिया था कि वो किस तरह का काम करते हैं, क्या करते हैं। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छी फील्ड है और मुझे लगा कि ये चैलेंजिंग जॉब है और क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इस फील्ड में, जी, शुरू जी। से मेरा इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कंस्ट्रक्शन में ध्यान दिया जाए और इसको कुछ और जो चीजें हैं, बारीकियां हैं, जो चीजें लोगों तक नहीं पहुंची है ड्यू टू एजुकेशन एंड ड्यू टू नॉलेज, जी। वो चीजें शेयर करी जाए और कुछ सर्व करा जाए अपने शहर को और कुछ नई चीजें शहर में दी जाए। क्योंकि आप तो मुंबई में भी कार्य कर चुके हैं, जयपुर में भी कार्य कर चुके हैं और अभी भी आपका काम का दायरा काफी बड़ा हुआ है, पर जैसे डिफरेंट फील्ड चूज करने में आपको काफी कठिनाइयां आई होंगी। बिल्कुल आती है सर, 100%। ये तो एक जाहिर सी बात है कि मैं एक दूसरी फील्ड से हूँ और जहाँ भी मैं जाता हूँ तो जब मेरा इंट्रोडक्शन होता है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आप क्या कर रहे हैं इस फील्ड में, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको एक छोटी सी लेबर से डील करते हुए इसके अलावा आपको हर एक इंसान से आपको डील करना पड़ता है। आपको साइट विजिट करनी पड़ती है, आपको साइटों पे जाना पड़ता है, बड़ी साइट हो चाहे छोटी साइट हो, हर हर आदमी को कुछ ना कुछ क्वेरी रहती है। तो इतनी कठिनाइयां आती थी कि कोई इंसान जब मैं जाके मिलता था तो उनको समझाना, एक तो आप कुछ क्योंकि क्या है, ये जो सेक्टर है वो बहुत ही रूढ़िवादी सेक्टर है और बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। ठेकेदार लोग जो होते हैं वो काफी पुरानी सोच के होते हैं, उनको नई चीजें बताना, नई टेक्नोलॉजी बताना, बट जो मेरे सेम माइंड के लोग मिले तो काफी मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैंने मेरे जो चीजें हैं, जो मेरी एडवांस टेक्नोलॉजी है, नई नई चीजें हैं, क्योंकि मैं बाहर विदेश विदेश भी जाता हूँ तो वहाँ पे जिस तरह से काम हो रहा है उस तरह की चीजों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, यहाँ पे लाना, तो वो सब चीजों से काफी फायदा मिला। और जब उनके रिजल्ट्स आए तो उससे काफी वर्ड ऑफ माउथ से मुझे फायदा मिला। तो कठिनाइयां आई, लेकिन क्योंकि चैलेंज है तो चैलेंज एक्सेप्ट करने में कहीं कोई बुराई नहीं है, और कुछ चैलेंजिंग होता है तो आपको भी काम करने में बहुत मजा आता है। नहीं, क्या निश्चित रूप से ये सेक्टर काफी अनऑर्गेनाइज्ड रहा है शुरू से। एक ठेकेदार है, उसका बेटा भी ठेकेदार बन जाता है अपने पिताजी को देखते हुए और उसी सेम मॉडल पे काम करता रहता है और ऐसा हम 50-60 सालों से देखते हुए आ रहे हैं और इसमें कहीं किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आ रहा था और वही तरह के स्ट्रक्चर, वही तरह की डिजाइन, वही तरह का सब कुछ और बिल्डिंग का जो लाइफ होता था, लाइफ साइकिल, वो काफी कम हो जाता था। वैसे और किस-किस तरह की कठिनाइयां आई आपको इसमें? जब आपने, चूंकि आप सबसे सोचने वाली बात है, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उसके बावजूद आप इस कंस्ट्रक्शन की फील्ड में आए और बड़ौदा जाके प्रोजेक्ट्स हम लोग देखते हैं तो बड़े शानदार हैं। तो आप ये किस तरह की कठिनाई आई आपको? सर यहाँ पे जो कठिनाइयां आई है, देखिए किस तरह कठिनाइयां थी एजुकेशन की, सब नॉलेज की कठिनाइयां। एक्चुअली मेरा डीलिंग सारे एजुकेटेड लोगों के साथ था, सारे आर्किटेक्ट्स जो कि 5-5 6-6 साल की अपनी स्टडीज करते हैं, सारे टेक्निकल सिविल इंजीनियर्स, और वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग्स देते हैं, कुछ एग्जीक्यूशंस करते हैं, और वहीं जाके जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो क्या वो चीज एग्जीक्यूट हो पा रही है, क्या वो चीज सही से उस चीज का एग्जीक्यूशन हो पा रहा है, वो एक चीज का बहुत बड़ा गैप था। तो ये सब कठिनाइयां साफ दिखती थी कि यार प्लानिंग तो कुछ और है और काम कुछ और हो रहा है, होना चाहिए कुछ और लग कुछ और रहा है, मटेरियल सिलेक्शन रॉन्ग हो रहा है, काफी सारी चीजें, काफी सारी लैक ऑफ प्लानिंग्स जो कि एग्जीक्यूशन होते होते, ये सब कठिनाइयां बहुत सारी। नहीं, बट एक चीज है ना कि चूंकि पहले सेक्टर में ये कहा जाता था कि कम पढ़े लिखे लोग आते हैं जी, बट चूंकि जैसे आपने बताया कि सालों साल की मेहनत करके, पढ़ाई करके आर्किटेक्ट आता है, एक सिविल इंजीनियर आता है और एक आप जैसे प्रोफेशनल लोग आते हैं, तब जाके आज एक कोई संपूर्ण इमारत एक बनती है, बिल्डिंग बनती है। और मैं एक वैसे आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि पब्लिक का एक सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है इंडिया में कि कोई भी बिल्डिंग बनती है 20-30-40 सालों में वो जर्जर से हो जाती है। ये बिल्डिंग लाइफ साइकिल क्या चीज है? ये आपका अच्छा सवाल है, क्योंकि क्या होता है कि प्लानिंग तो कोई और दे रहा है और काम कोई और कर रहा है और वो सब रूढ़िवादी तरीके से काम हो रहा है, तो उसका जो रिजल्ट होता है
जो इंडिया में देखने को मिल रहा है कि लाइफ साइकिल ऑफ बिल्डिंग जो है वो 40 एक साल के आसपास चलती है। हाँ, 35-40 साल के आसपास हम लोग भी वही कैलकुलेट करते हैं बिल्डिंग कि खत्म सी हो जाती है। जी जी जी। और जी। ऐसा मतलब इसकी ऐसी पोजीशन आ जाती है कि यार ये कि अब क्या करें, आपको वापस तोड़ के बनाएं या क्या करें। जी। तो सर इसका कारण एक है बेसिक कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक जो वर्ल्ड की पूरी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें क्या बोला जाता है कि कहीं की भी बिल्डिंग्स हो उनकी लाइफ वो कैलकुलेट करते हैं 70 to 100 इयर्स। एक नॉर्मली इंसान क्या बोलता है, मैं तो घर 100 साल के लिए बना रहा हूँ। लेकिन जो इंडिया का जो एवरेज दिखा गया है जो रेसिडेंशियल हाउसेस का, जो एक मिडिल क्लास या अपन बात करें मैक्सिमम जो है वो है 30 से 40 साल। अब ये जो लाइफ साइकिल है इसका इतना फर्क क्यों है? इसका इतना फर्क इसलिए है कि आप जिस तरह से काम होना है, जिस तरह का सिलेक्शन होना है, जिस तरह की प्लानिंग होनी है, जिस तरह का सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर है या जो तरह की चीजें हैं वो प्रॉपर्ली नहीं हो रही है। तो एक जो स्ट्रक्चर जो होना चाहिए था कि आपकी जो बिल्डिंग है 40 साल चलती, 100 साल चलती, वो आपका स्ट्रक्चर 40 साल में ही जर्जर हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा आप कहें कि ये आपके इंडियन इकोनॉमी का मतलब दुर्भाग्य है। और आप लोग भाई आपको सबको पता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इतना पैसा खर्च होता है उतना कोई और इंडस्ट्री में नहीं होता। और ये एक रेकरिंग ये आपका एक्सपेंडिचर है। तो लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो सोच रहे हैं 100 साल या 80 साल, तो आप उस तरह की वो प्लानिंग कर रहे हैं क्या आपकी लाइफ साइकिल? नहीं, यहाँ तो अक्सर क्या होता है, लोगों की सोच ऐसी होती है, एक ठेकेदार पकड़ लिया और 5,000 रुपए का नक्शा लिया है, उसको ईंट और से मिलवा दिया कि भाई ईंट बजरी तेरा सीमेंट यहाँ से आ जाएगा, और वो अगले दिन से अपना काम चालू कर देता है। और आदमी जैसे सुबह शाम अपना लंच में आ गया, बीच में आ गया, शक्ल देखी मकान पे चला गया, और नतीजा वही होता है 20 साल 25 साल में उसका मकान जर्जर हो जाता है। अच्छा, अगर वही अगर एक प्रॉपर एक नॉन प्रोफेशनल एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं तो वही चीज हो जाती है कि भाई वो उसका काम फिर वो 5-10 साल तक तो ठीक है, अब धीरे धीरे पहले कलर उतरता है, फिर पपड़ियां बनती हैं, फिर सीलन आती है, तो वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जी हाँ, खैर आप बता रहे थे कुछ सारी सर मैं यही बता रहा था कि इसमें क्या होता है सर कि आपकी जो लाइफ साइकिल है अब उसको कैसे मेंटेनेंस फ्री किया जाए, या फिर जो कंस्ट्रक्शंस की परेशानियां ये जो आती हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है सर कि एक तो इम्प्रॉपर प्लानिंग होना। मतलब कंस्ट्रक्शन को आप अगर किसी फेज में अगर आप उसको अगर आप देखें तो क्या होता है कि 4-5 कारण जो प्रमुख मैं देखता हूँ वो होता है। एक तो इम्प्रॉपर प्लानिंग। प्लानिंग से मेरा मतलब है टेक्निकल आदमी, जैसे कि हमारी फील्ड में प्लानिंग कौन करता है, सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट। तो आप प्लानिंग आप बिल्कुल प्रॉपर आदमी से कराएं, जितनी आपकी नीड है उतनी आप करें, जिस तरह का आपको चाहिए आप पहले अपना माइंडसेट क्लियर करें कि आप क्या चाहते हैं और आपको क्या चाहिए, उस तरह से उसकी आप प्लानिंग कराएं और प्रॉपर पर्सन को ढूंढें। आपको अगर स्कूल बनानी है तो आप स्कूल के स्पेशलिस्ट आर्किटेक्ट के पास जाएं, आपको घर बनाना है तो आप घर के स्पेशलिस्ट आर्किटेक्ट के पास जाएं। यहाँ तक कि आज अगर हॉस्पिटल तैयार करना है किसी को तो हॉस्पिटल का एक स्पेसिफिक आर्किटेक्ट होता है जो जिसको पूरी नॉलेज है हॉस्पिटल के लॉज की, उसके अप्रूवल्स की, हर चीज की। तो आपका सिलेक्शन ऑफ प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आपको राइट पर्सन, जैसे कि आपके लास्ट इंटरव्यू में भी महेश्वरी जी आए थे आर्किटेक्ट, तो अब जैसे ऐसे अब जो उनका स्पेशलाइजेशन है उसको आप यूज करें। इसके बाद में अपन अगर बात करें तो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। जी, अब आपने प्लानिंग तो अच्छी करवा ली, अब मटेरियल के लिए अब आप देखें कि ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसमें हर रोड पे आपको 10 शॉप मिल जाएगी, या हर किलोमीटर पे आपको कम से कम 10 शॉप मिल जाएगी। हाँ। जो भी कंस्ट्रक्शन का माल बेच रहे हैं। हाँ। और सब जगह आपको अलग माल मिलेगा और सबके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशंस हैं। हाँ। लेकिन इसमें मेन पॉइंट ये है कि जो आप जो चीज कर रहे हैं, आप जो चीज चाहते हैं, क्या उसके लिए आप सूटेबल जो मटेरियल होना चाहिए क्या वो आप ले रहे हैं? अब ये कौन बताएगा आपको? एक तो मटेरियल सेल करने वाला, इसके अलावा जो आपका आर्किटेक्ट है, जो आपका टेक्निकल आदमी है, जो आपका सिविल इंजीनियर है, वो आपको गाइड करेगा। जनरली इसमें क्या होता है, आदमी जाता है एक चीज की 4 जगह रेट पूछता है, 5 जगह रेट पूछता है, लोएस्ट जहां मिलती है वो ले आता है। वो ये नहीं सोचता कि यार ये 5 तरह की अलग अलग चीजें क्यों मिल रही है, इसका कारण क्या है कि ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है। उसको आपको जोड़ना होगा आपकी रिक्वायरमेंट से। हर एक मटेरियल की कुछ लाइफ होती है, उसे कुछ लिमिटेशंस होते हैं, तो उसे कुछ एडवांटेजेस होते हैं। जिस तरह का आपका काम है आपको उस तरह का मटेरियल चूज करना पड़ेगा, तो ही आप कुछ सक्सेसफुल कुछ इम्प्लीमेंटेशन पे यहाँ पे कहना चाहता है हर मटेरियल का अपना लाइफ साइकिल होती है और हर मटेरियल अपने उसका एज अलग रहता है। बिल्कुल सर, हर एक चीज की।
मतलब सीमेंट की भी? सीमेंट एक बेसिक प्रोडक्ट है सर। जी। सीमेंट ऐसा प्रोडक्ट है कि उसकी एक सर्टेन स्ट्रेंथ है, गवर्नमेंट का एक नॉर्म्स है, उसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन है। जी। तो सीमेंट में क्वालिटी में ऊपर नीचे होगा, लेकिन सारी क्वालिटी प्रोडक्ट ही आते हैं। लेकिन उसमें इसमें एक मेजर ये फर्क होता है कि क्या होता है, जैसे आपकी टोपोग्राफी कैसी है, आज सीमेंट भी अलग अलग तरीके की आती है। आज जहाँ पे पानी खारा है, या जहाँ पे सॉल्ट है, या क्लोराइड बहुत ज्यादा है आपके हवा में, मॉइस्चर में, अगर आप वहाँ पे नॉर्मल सीमेंट पे जाएंगे तो वो अच्छे से काम नहीं करेगी। अगर जहाँ पे सॉल्ट है, क्लोराइड है, तो आप उस चीज को समझिए कि आपके यहाँ इस तरह की परेशानी है, तो आपको वो वाले केस में आपको एक हायर ग्रेड का सीमेंट यूज करना है। खैर इसमें कोई शक की बात नहीं, लोग ये नहीं देखते हैं कि जमीन की स्ट्रेंथ कितनी है, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, आप किस तरह की जमीन पर मकान बना रहे हैं, उसके मॉइस्ट कितना है, वो चीजें लोग नहीं देखते हैं। टेक्निकल आदमी बताएगा। हाँ, जो वो टेक्निकल हायर ही नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। मैंने अभी जैसे लास्ट टाइम मनीष महेश्वरी जी को बुलवाया था, तो उनसे काफी चीजें पता पड़ी। लोग आर्किटेक्ट भी सिर्फ नक्शा बनवाने के लिए यूज करते हैं, आर्किटेक्ट के अलावा एक सुपरवाइजर होता है, वो तो कभी लोग यूज करते ही नहीं। इसके अलावा जैसे अब टैक्सेशन की बात आई थी, तो लोग टैक्सेशन में भी लोग पूछते नहीं कि भाई कैसे क्या रहेगा। तो कहने का मतलब हर फील्ड का अपना एक एक्सपर्ट होता है। रियल एस्टेट में भी होते हैं अपना, आपके सिविल इंजीनियर्स में भी कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो पर्टिकुलर हर चीज का इंजीनियर अलग होता है और हर चीज का एडवाइजर अलग होता है। लोग जैसे आपने भी बताया कि हॉस्पिटल के लिए अलग होते हैं, और हर चीज का हर मतलब बिल्डिंग वाइज डिपेंड करता है। मॉल बना रहे हो या मल्टीप्लेक्स बना रहे हो तो उसके लिए अलग रहता है। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन ये इतनी जल्दी जल्दी मेंटेनेंस कैसे आ जाता है? सर देखिए, जो भी अपन ने बात करी कि आपने नक्शा तो बनवा लिया, आप 5,000 रुपए दिए आपने, आप नक्शा बना के लिया, आपने एक सूटेबल ठेकेदार अपने हिसाब से चूज कर लिया। अब ठेकेदार चूज करते वक्त आपको रेफरेंस लेना चाहिए था उसका, किस तरह का रेफरेंस है, क्या है उसकी क्या नॉलेज है, वो चलिए वो भी आपने चूज कर लिया। लेकिन आपने क्या करा, आपने कोई भी टेक्निकल सुपरवाइजर नहीं। एक वर्ड होता है पीएमसी हमारे फील्ड में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, या अपन सुपरविजन जी। तो उसका टेक्निकली क्या सुपरविजन हो रहा है क्या जो आप चाहते हैं? अगर आप टेक्निकली सुपरविजन नहीं हो रहा, तो आप कुछ भी आप बनवा लें, कुछ भी आप कर लें, जो एक लाइफ साइकिल जो उस बिल्डिंग की थी वो आपकी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आपने सब कुछ तो ले लिया, लेकिन उसको काम आपने रूढ़िवादी तरीके से करवाया। वो ठेकेदार जो होते हैं, जो कि मतलब काफी उनको एक्सपीरियंस होता है, नो डाउट, बट वो जनरली एडवांस टेक्नोलॉजीज पे नहीं जाते हैं। वो ये सोचते हैं साहब हम तो इतने साल से कर रहे हैं, साहब हमारे तो खूब सारे घर बना दिए। लेकिन उनसे आप ये पूछिए, आपने इतने सारे घर तो बना दिए, तो उन्हें 5 साल बाद ही क्यों मेंटेनेंस आ गया? तो अब मेंटेनेंस के इतने सारे कारण हैं कि आपके जो कंस्ट्रक्शन इश्यूज हैं, आप इसमें भी अगर अपन कहें कि अब अपन इसको और अपन अगर अच्छे से इसको एक्सप्लेन करें कि मेंटेनेंस के कारण, तो अपने 3 स्टेजेस होती है घर में। एक तो न्यू कंस्ट्रक्शन, एक आपका हो गया कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ, और तीसरा आपका हो गया कि ओल्ड कंस्ट्रक्शन, जो कि 3 तरह के कंस्ट्रक्शन हो गए। न्यू तो जो बन रहा है, न्यू तो जो अभी बन रहा है, और एक कंप्लीटेड जो हो चुका है, जस्ट रिसेंट कंप्लीट हुआ है, और एक पुराना ठीक है। अब आप देखिए कि न्यू कंस्ट्रक्शन में अगर अपने को कोई चीज चाहिए एक्स, और वो एक्स चीज बनाने के लिए अपने को कुछ सर्टेन उसके नॉर्म्स हैं, वो अगर अपन फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि आपको बेसमेंट बनाना है वैशाली नगर में जी, तो अगर आपको बेसमेंट बनाना है वैशाली नगर में, तो आपको ये चेक करना होगा कि आपके वैशाली नगर में जब आप खड्डा खोद रहे हो, तो उसकी लैंड कैसी है, उसकी सॉइल कैसी है, क्या वो सॉफ्ट है, क्या वो रॉकी है, क्या वो क्या चीज है, तो उसके हिसाब से आपको उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी जी। अगर आपने उसके हिसाब से प्लानिंग नहीं करी, टेक्निकल आदमी की नहीं मानी, नहीं सुनी, तो आपकी मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाएगी। तो न्यू कंस्ट्रक्शन में ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि आपको कुछ भी कराना है, उसकी प्रॉपर नॉलेज ले, प्रॉपर नॉलेज इस टाइम चेक कराएं, और ये देखें कि लैंड की क्वालिटी कैसी है, सारी चीज देखें। लैंड के अलावा सारी चीजें आप देखें। आप आगे तक आप जो चीज बनाना चाहते हैं, आप कमर्शियल बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, किस जगह पे है। आज अगर ये आपकी प्योरली आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, तो आपके वहाँ दीमक होगी। आज अजमेर में अगर अपन शहर का बीच का इलाका छोड़ दें, तो पूरा एग्रीकल्चर लैंड है अजमेर शहर का, प्लस पॉन्ड है, इतना बड़ा लेक है जो कि भरा रहता है, तो उसका मॉइस्चर है, दीमक की बहुत बड़ी समस्या है। तो आप ये सब समस्याओं की स्टार्टिंग में प्लानिंग करें। अगर आप इन सब की प्लानिंग स्टार्टिंग में कर लेंगे तो आपकी मेंटेनेंस नहीं आएगी। और अपन बात करें अगर जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस है, मान लीजिए अभी आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है, अब पूरा तो हो गया, अब इसमें मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेना चाहूंगा पेंट का।
पेंट एक ऐसी चीज है कि आदमी उसके लिए हर 3-4 साल में अपने पैसे की व्यवस्था करके रखता है। हाँ, 2-3 लाख रुपए तो मिनिमम है कि अगर आपने स्टार्ट किया खर्चा आपने करना है, आप तो तैयारी रखो साहब इसकी। 2-4 साल में कोई आपको पड़ोसी टोक देगा या कोई भी टोक देगा कि साहब ये घर की क्या हालत होगी साहब आपकी। सही बात है। तो आपने सोचा है कभी इंडिया में यार कि यार ये पेंट जो अपन कराते हैं ये 3-4 साल में क्यों कराते हैं? क्यों ना कोई ऐसा पेंट करा जाए कि अपने को 10-15 साल बाद कराना पड़े। ऐसे का आपका कहना है कि एज होती है इसकी भी? बिल्कुल होती है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये सब चीजें मैंने सीखा यहीं से, सब मार्केट से सीखा। मैं अगर यूरोप की बात करूँ, यूरोप में जब कोई इंसान पेंट लेने जाता है तो वहां पे पता है क्या होता है, यूरोप में कोई ट्रेडर नहीं होता, वहां पे कंपनी का स्टोर होता है, वो पेंट सेल करती है लाइफ के हिसाब से और वो खुद काम करवा के देती है और उसकी गारंटी लेती है। मतलब 5 साल के लिए चाहिए तो 5 साल का पेंट, 10 साल के लिए चाहिए। हाँ, करेक्ट एब्सोल्युटली। आप सोचिए ना कि यार इंसान अपना व्यापार करे या ये चीज जो मैं मतलब आदमी रस्ता रहे। नहीं, सही बात है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि अगर चूंकि आप पेंट करा रहे हो तो 2-3-4 लाख रुपए आपको लगेगा भी, आपको खड़ा भी रहना पड़ेगा 4 साल में। भाई 4 साल से ज्यादा तो अपने लाइफ मतलब एक ड्यूटी हो गई 3-4 साल में आपकी। आप ये है कि इंडिया में क्या होता है कि आप पेंट शॉप पे जाएंगे तो आप कभी ये पूछते हैं कि साहब मुझे ये पेंट मैं आपसे ले तो रहा हूँ, कोई भी ब्रांडेड पेंट मैं आपसे ले तो रहा हूँ साहब, इसकी लाइफ क्या है? मैं अपने नए घर पे ही आज पेंट कर रहा हूँ, इसका एक क्या आप इसका कोई प्रोसेस आप बताएंगे कि मैं ये प्रोसेस से इसको यूज करूँ तो मेरे को सर्टेन लाइफ मिले? ये कोई भी नहीं पूछता सर। आप सिर्फ एक बाल्टी जाके उठा के ले आते हैं, आप पेंटर। हाँ, वो नॉर्मली एक ट्रेंड रहता है कि वो हमारा कलर पेंटर वाला कहता है, कलर पेंट वाला कि चलो साहब वो दुकान अच्छी है, साहब ये एस ले लो या साहब ये वाला ले लो, जो उसका जो भी रहता हो। बट हम लोग भी कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है। हम लोग ये नहीं पूछते हैं कि इसमें कुछ ऐसा है कि कोई बाद में कोई सीलन तो नहीं आएगी या बाद में कोई काई जैसा वो ग्रीनरी टाइप में आ जाता है या ऐसा कुछ तो नहीं रहेगा। सर मैं एक और एग्जांपल दूं, अगर इंडिया का आपको एग्जांपल दूं कि इंडिया में आप देखते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन कितना है। ये इंडिया एक मेडिटेरियन ये एरिया है। मेडिटेरियन एरिया में क्या होता है सर कि एक ही दिन में आपका रात का टेम्परेचर तो है 15 डिग्री, हाँ, दिन में हो जाता है 45 डिग्री। इतना वेरिएशन 30 से 35 डिग्री का। और वहीं आप अगर यूरोप या दूसरे कंट्रीज में जाएं, आपको ऐसे कोई देश नहीं मिलेंगे साउथ एशिया के अलावा जहां पे आपको वेरिएशन मिले 15 या फिर 20 डिग्री से ज्यादा। निश्चित रूप से अपना बहुत ज्यादा वेरिएशन रहता है, दिन में 40-42 भी चला जाता है और नाइट में 15-20 भी चला जाता है। इसमें तो खैर कोई शक की बात नहीं है। तो ये कारण है सर कि अगर इतना वेरिएशन है तो क्या आपने जो प्रोडक्ट लिया है क्या उसको झेल पाएगा? हाँ, निश्चित रूप से एकदम धूप और एकदम तेज गर्मी में एकदम तेज बॉडी है सर, वो भी एक बॉडी है सर, जैसे अपनी एक बॉडी है वैसे वो भी एक बॉडी है। तो ये क्वालिटी के पेंट्स अपने इंडिया में आते हैं? बिल्कुल सर। आप जो गवर्नमेंट काम होते हैं इंडिया में, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं आज, जैसे तो मेट्रो के प्रोजेक्ट्स, डिफेंस के प्रोजेक्ट्स, सर आज जो प्रोजेक्ट्स बहुत दूर हो रहे हैं, बहुत दुर्गम इलाकों में हो रहे हैं, वहाँ पे लोगों को समय नहीं होता या उनके पास सोर्सेज नहीं होते कि वो वापस पेंट कर सकें। वहाँ पे एक स्टैंडर्डाइजेशन, कुछ बहुत अच्छे मटेरियल्स आते हैं, पॉलीयूरेथीन, इसके अलावा बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं, उनकी एक सर्टेन लाइफ होती है, उनकी क्वालिटी होती है, तो उसके हिसाब से वो वाला काम किया जाता है। मतलब अगर सपोज हमने पेंट किया तो अगले 8-10 साल 15 साल की छुट्टी एज वाइज? बिल्कुल ऐसे हैं प्रोडक्ट्स अवेलेबल। नॉर्मली हम लोग घरों में जो करते हैं वो तो 2-3 साल में बेचारे 4 साल तो लास्ट है। लैक ऑफ नॉलेज। अब जैसे अगर अपन ने दो टॉपिक्स की बात करी, ओल्ड जैसे कि बिल्कुल नया फ्रेश कंस्ट्रक्शन करना है या अपना कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। अब अपन बात करते हैं ओल्ड कंस्ट्रक्शन की। सर ओल्ड कंस्ट्रक्शन में तो इतनी ज्यादा परेशानियां हैं कि मैं कहां से शुरू करूं? मतलब मैं या तो अपन ऐसा करते हैं इसको बेसमेंट से शुरू करते हैं। हाँ, बेसमेंट से, बॉटम से शुरू करते हैं और अपन टॉप तक चलते हैं। अब अपन ओल्ड कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो बेसमेंट में कैसे परेशानियां हैं कि आपने बेसमेंट बना दिया, आपने ईंटों का बना दिया और पानी आना शुरू हो गया। अब ईंटों से तो आएगा पानी, आपको बनाना था उसका आरसीसी का बेसमेंट। नॉर्मली ठेकेदार भी एडवाइस करेगा आरसीसी के लिए, नहीं सर ठेकेदार करते हैं, लेकिन क्या होता है मालिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो टेक्निकल पूरी प्लानिंग नहीं लेता, वो सोचता है कि मालिक क्या सोचता है कि मेरा पैसा है और मैं अगर 1 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ तो मैं खुद इंजीनियर बन जाता है, वो ड्राइंग लाके वो खुद इंजीनियर बन जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि यार उस अगले टेक्निकल आदमी ने इतनी स्टडीज करी है, इतनी पढ़ाई करी है, वो उसका स्पेशलाइज्ड आदमी है। तो अब ये स्ट्रक्चर में बेसमेंट में इस तरह की परेशानियां हो जाती है। फिर आप अगर ऊपर आए तो ग्राउंड लेवल पे आते हैं। नहीं, नॉर्मली क्या, वैसे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बेसमेंट में तो अजमेर में जितने भी बेसमेंट हैं ऑलमोस्ट 80-90% में मैंने देखा पानी है। इनफैक्ट वो जब खुदाई करते हैं तो नींव की लेवल पे ही पानी अटूट पानी आ जाता है जो टूटता नहीं है।
बिल्कुल सही बात है सर। तो मतलब ये तो खैर वाकई अजमेर में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि 2-2.5-3 फुट नीचे ही काफी, क्योंकि एक्चुअली ये अनाज सागर फुल रहता है। और इसके अलावा भी वैसे अगर देखा जाए तो जमीन में पानी बहुत है। बहुत है। पहले खेती की जमीनें थी, ये बात सही है बिल्कुल, तो मॉइस्चर वाली जमीन है तो पानी तो रहता ही है। सर हमने काफी प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ उसमें अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करें, लोगों को गाइड करें, और कंस्ट्रक्शन के वक्त ही उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स दे दें कि आपका वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो। और हम काफी सफल भी रहे इस प्रयास में, और हमने काफी सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी किए। इसके अलावा अगर अपन ग्राउंड लेवल पे आते हैं, बेसमेंट से अपन ग्राउंड पे आ जाते हैं। अब आप ग्राउंड लेवल पे, आप तो देखो रियल एस्टेट में है, आपका इतना व्यापार रहता है, सेल परचेज सब तरफ आप घूमते रहते हैं, तो आप देखते होंगे कि आप पूरे शहर जब आप घूमते हैं तो हर घर के 3-4 फुट तक मैं बताता हूँ आपको, सीपेज रहती है। और अगर खुदा ना खास्ता आप पीछे उसके घर के पीछे की तरफ चले जाए तो दूसरी मंजिल तक भी सीलन जाती है। अच्छा, टाइल लगी हुई है तो टाइल के ऊपर अगर सपोज में 2-4 फुट की टाइल भी लगा रखी है तो उसके ऊपर तक भी सीलन है। पपड़ियां निकल रही हैं, छतों में से पपड़ियां गिर रही हैं, और ये 100 में से 90 घरों की मुसीबत है। सारी बाउंड्री वाला अजमेर शहर खराब है, और आपको कोई और शहर में ऐसा नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको बाउंड्री पर टाइल लगी हुई मिलेगी। हाँ। और घर के ऊपर तो व्हाइट रंग है, टाइल ब्राउन कलर की लगी हुई है, वो घर ही मतलब ऐसा अजीब सा लगता है कि मतलब क्या हो गया। लेकिन उनके पास कोई इलाज नहीं है, इसलिए वो लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रक्शन के टाइम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढा, या उसका एक सर्टेन जो कि काम उस टाइम 4 आने में हो सकता था या 20 पैसे में हो सकता था, अब वो करने के बाद में काम कभी टाइल मतलब आपका एक चीज तो कहना मानना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं कि जब भी आप कुछ कराएं तो उससे पहले कंस्ट्रक्शन से पहले आप उसकी एक तो लैंड की स्ट्रेंथ चेक कर लें, उस अकॉर्डिंग उसका प्लानिंग करें और कैसे क्या मटेरियल लगना है, और इसके अलावा फिर दीमक का ट्रीटमेंट करें और सीलन का ट्रीटमेंट जरूर करें। जी हाँ बताइए। अपन ग्राउंड लेवल से अगर अपन ऊपर आते हैं, ग्राउंड लेवल पे आप यहाँ पे एक और परेशानी है, हर ड्राइंग रूम में आप ग्राउंड फ्लोर पे चल जाएं, सबके 2-2 फीट तक सीलन है। ये तो एक परेशानी है। अब थोड़ा सा अपन ऊपर आ जाते हैं, बिल्डिंग में साइड वॉल्स हैं, उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेंट में बारीक बारीक आपको क्रैक्स दिखते हैं। फिर अपन सीलिंग में चलते हैं तो आप देखेंगे कि 10 से 15 साल में, मैं ये काफी नोटिस किया है और काफी सारे काम है हमारे पास इस तरह के, क्या होता है कि 10 से 15 साल में सीलिंग में से क्रैक्स आना शुरू कर देते हैं और 1 इंची प्लास्टर गिर जाता है और सरिया दिखने लग जाता है। ये बहुत रिस्की किसी के सिर पे भी गिर सकता है, कुछ बहुत रिस्की मिल सकता है। मैंने काफी अच्छे लोगों के यहाँ काम किया है इस चीज का, मतलब उनकी ऐसी स्थिति थी कि उनको पता ही नहीं था कि इस तरह की प्रॉब्लम है। मैं ऐसे विजिट करने गया था तो मैंने बोला कि सर ये आपकी परेशानी है यहाँ पे, तो अब ये परेशानी आती है बहुत सीलिंग वाली। फिर अपन उसके ऊपर आते हैं तो आजकल क्या करते हैं लोग, बाग एसी के पाइप जो डालते हैं वो छत में हाँ, ये एक बहुत एक मोटी समस्या है, छत में छेद करके पाइप डालते हैं। हाँ, उसको ड्रिल करके उसको पाइप डाल देते हैं और उसको सीमेंट से पैक कर देते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप मानेंगे नहीं, मैं आपको स्टैंप पे लिख के देता हूँ, वो 1 साल में लीक हो जाता है। तो जो भी वो मटेरियल लगाते हैं वो लीक हो जाता है, क्योंकि आप वो सीमेंट से बढ़ नहीं सकता, आरसीसी की स्ट्रेंथ अलग चीज होती है, और जो आपके पाइप सारे लीक हो जाते हैं, ऊपर की छत आपकी लीक हो जाती है, आपने टाइल लगा रखी तो टाइलें उखड़ जाती है। आप ये एडवाइस नहीं करते कि छत को ड्रिल करके बिल्कुल आप अपने इंजीनियर की बात मानिए, इसके प्रॉपर सिस्टम होते हैं या इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। अगर आपने ड्रिल कर भी दिया है तो उसको ऐसे कोई भी चीज से आप पैक ना करें, आप उसका प्रॉपर एक उसके इलास्टिक मटेरियल्स आते हैं, आप उसको उससे पैक कीजिए, आप उसको इस तरह से पैक मत कीजिए। फिर आपकी और परेशानी बताता हूँ, पड़ोसियों की परेशानी। आपका घर है और आपके पड़ोसी का घर है और बीच में क्रैक है और पानी चूता है, ये पड़ोसी उसको बोलता है, वो पड़ोसी इसको बोलता है। नहीं, ये बात तो सही है। जैसे किसी के कंस्ट्रक्शन का काम चला, अब हम लोग जाते हैं, नया का नया मकान है और अब उसकी एक वॉल देखते हैं, अरे तो पपड़ियां उतर रही हैं, बोले साहब वो हमारे बाद में पड़ोसी ने मकान बनाया और हमारी पूरा ऐसा ये पपड़ियां से निकल गई हैं, ऐसा वो क्रैक्स आ गए। और दूसरा मैंने एक चीज देखा है कि जो जॉइंट वॉल होती है, हाँ, सबसे बड़ा मुझे तो जॉइंट वॉल का इशू लगता है कि जॉइंट वॉल की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू आता है। सर आप मानेंगे नहीं, मैं इस प्रॉब्लम के लिए बहुत बार जाता हूँ। मैं कभी भी उन्हें ये नहीं बोलता कि सर आप झगड़ा कीजिए पड़ोसी से, मैं उन्हें बोलता हूँ आप आपस में बात कीजिए। और कभी भी मैं माल सेल करने के इंटेंशन से नहीं जाता, मैं प्रेम से बोल के आता हूँ कि सर दोनों की बाउंड्री लेवल करा के उस पर टाइल लगा दो ना सर, क्यों परेशान हो रहे हो? अगर आप दोनों मेल मिलाप करके उस पर टाइल लगा लो बराबर से, तो पानी रुक जाएगा। आप मेरे को बुला रहे हो, उस पर ट्रीटमेंट मांग रहे हो, ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं। आप एक कॉमन सेंस लगा के भी काम कर सकते हैं। बेसिकली ये सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अब अपन बात करें और एक और बहुत बड़ी परेशानी आती है, क्या होता है कि इंसान का एक बजट होता है। आज इंसान ने घर बना लिया,
अब उसकी फैमिली बढ़ गई, तब उसको एक्सटेंशन करना है अपने घर का। अब उसको एक्सटेंशन करना है, तो अब बहुत से घर पहले के होते थे पट्टियों के, और बहुत से घर होते थे आरसीसी के। अब उनको वापस से घर को जोड़ना है, उसको कैसे अब ओल्ड कंस्ट्रक्शन को नए कंस्ट्रक्शन से जोड़ा जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप जैसे ही आप किसी पुराने कंस्ट्रक्शन से नया कंस्ट्रक्शन जोड़ते हैं, तो उसके बीच में कंस्ट्रक्शन जॉइंट बनता है जो कि नॉन क्योरेबल है, वो बाद में आपको परेशान करता है। आपको उस चीज का स्पेशली आप ध्यान रखिए, कोई भी आप एक्सटेंशन कर रहे हैं तो आप कंस्ट्रक्शन जॉइंट बनाएं और उसको प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्शन जॉइंट को ट्रीट करवाएं। ये कैसे पता पड़ेगा? नॉर्मली होता क्या है, जैसे अभी किसी ने 2 रूम सेट का कोई ऐसा विला टाइप में मकान लिया और बाद में उसने 2 कमरा ऊपर और बना दिया। अब नीचे की स्ट्रेंथ को चेक नहीं किया, नीचे की किसी चीज को उसने चेक नहीं किया, उसने सीधा स्ट्रेट अपना ठेकेदार को बुलाया, ठेकेदार ने अपना किसी चौराहे से 4 मजदूर पकड़े और अगले दिन से काम चालू कर दिया, और ऊपर से 1-2 कमरे खड़े करके वो गटर वटर जो भी लगा के और वो अपना करके चला गया। इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए कि चूंकि नीचे की लोडिंग कैपेसिटी तो उसकी कम थी, लोड कैप उठाने की कैपेसिटी, मान लीजिए लोड वोड तो ठेकेदार ने डाल दिया या इंजीनियर ने दे दिया, बट वो जो जॉइंट्स जो बनते हैं ना सर, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। उसका सॉल्यूशन होता है, आप बिल्कुल आप मेरे से कभी भी आप बात कर सकते हैं, या कोई भी इस तरह की परेशानी है तो प्लीज आप मेरे से कांटेक्ट करें। उसका प्रॉपर सॉल्यूशन होता है, केमिकल्स आते हैं उसके, क्योंकि आपका वो इससे बोलते हैं ओल्ड और न्यू जॉइंट, ओल्ड और न्यू जॉइंट को ट्रीट करना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो उसको कैसे करते हैं आप? उसको ओल्ड वाले को तो नया कर नहीं सकते। हाँ, आप उसमें ऐसा क्या करते हैं कि वो सर देखिए इसमें कैसे करते हैं कि अपन ओल्ड वाले में अपन एक ड्रिल करते हैं, ओल्ड वाले में ड्रिल आप एक मेथड्स होते हैं इसमें टेक्निकली, जैसे रीबारिंग होता है, फिर जब आप कास्टिंग करते हैं उसके पहले कुछ बॉन्डिंग इपॉक्सीज आती हैं, वो बॉन्डिंग इपॉक्सी लगा के आप उसको जॉइंट कराएं, आप मटेरियल को तरीके से उस पे ले करके उसकी बॉन्डिंग करवाएं, फिर आपको ये वाली परेशानी नहीं है। ये काफी कॉस्टली प्रोसेस है। नहीं सर, बहुत लीवन, क्या आपको पता है क्या होता है, मैं जब ऐसे साइट्स पे जाता हूँ, वो क्या करते हैं, पुरानी वाली जो छत है उसको हैमर से तोड़ देते हैं। हाँ, उसको एक्स्ट्रा पुरानी छत को तोड़ रहे हैं। अरे भाई भले आदमी, वो घर बना हुआ है, उसको आप तोड़े जा रहे हो, उसकी स्ट्रेंथ आप वीक कर रहे हो, उस आपके तोड़ने से, उस हैमरिंग से और क्रैक्स डेवलप होते हैं घर में। हाँ। सीधा सा है जुगाड़ उसका कि साहब उसमें आप रीबारिंग करिए, और उसमें रीबारिंग करके आपकी बॉन्डिंग इपॉक्सी आती है, नॉर्मल सा एक छोटी कॉस्ट का आइटम है, वो लगाइए और कास्टिंग कर दीजिए, आपका जॉइंट भी नहीं आएगा। और वो तोड़ने में उससे ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। क्या निश्चित रूप से बहुत टेक्निकल चीज है, लोग समझते नहीं है और लोग उसको अवॉइड करते हैं कि कहीं कुछ एक्स्ट्रा चार्ज ना देना पड़े, या कहीं कुछ कॉस्टिंग सेव करने के लिए लोग कर देते हैं उसमें। मैं एक चीज आपसे और जानना चाह रहा था, ये इसमें मटेरियल सिलेक्शन कैसे होता है? सर मटेरियल सिलेक्शन के लिए देखिए क्या होता है, मटेरियल बहुत सारी तरह से मटेरियल मिलता है जी। अभी जैसे अपन पेंट की बात कर रहे थे, तो पेंट की बात पे भी अपन यही बताया कि आप अपनी लाइफ के हिसाब से मटेरियल सिलेक्ट कीजिए। सेम ऐसे ही घर के लिए भी ये हो गया कि आज अगर आप मान लीजिए आप अगर असम में हैं, जहाँ पे 360 दिन में से 250 दिन बारिश आती है, वहां पे आपका मटेरियल तो कुछ और मिलेगा। वहीं आप जैसलमेर में हैं, वहां आप अपना घर बना रहे हैं, वहां आपका मटेरियल सिलेक्शन आपको तो कुछ अलग होगा। आप टेक्निकल पर्सन से मिले, आपका जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, आपके जो आर्किटेक्ट हैं, उनसे आप समझिए कि सर अपने को फ्यूचर में परेशानी नहीं आनी चाहिए। आप उनसे एश्योरेंस ले। आप अगर किसी चीज को अगर आप मांगेंगे जाके, उनको आप फोर्सली कहेंगे कि सर मुझे सही चीज चाहिए, आप मुझे सही चीज बताएं, तो आपको श्योरली सही चीज मिलेगी। उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से थोड़ी सी उसकी स्टडी करें, उसके बाद आप सिलेक्ट करें प्रोडक्ट। आपको अपने आप चूंकि वैरायटी बहुत है बाजार में, इतना वैरायटी है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। बात सही है, ये बात फैक्ट है। बट इसका प्लानिंग कैसे होता है? सर इसकी प्लानिंग अभी जैसे ये जो भी अपनी ओल्ड कंस्ट्रक्शंस की प्रॉब्लम है, जो भी अपनी ओल्ड कंस्ट्रक्शन की अपने परेशानियां बताई, अब सर ये इतनी सारी परेशानियां हैं, इन सब के सॉल्यूशंस आपको जो चाहिए, अपन बात करें तो मैं आपको एकदम से सारे सॉल्यूशन नहीं बता सकता। मैं अपना स्टेज वाइज आपके साथ चलूं कि आपको जैसे अपन प्रॉब्लम्स पे गए थे बेसमेंट से टॉप पे, तो अपन अगर सेम तरीके से अगर अपन बात करें कि अपन इसका सॉल्यूशन ढूंढने की अपन कैसे इसकी प्लानिंग करें, तो आप ओल्ड कंस्ट्रक्शन में आप हर एक चीज की आप प्रॉपर उसको सिलेक्शन करके क्या कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके अजमेर शहर में सीलन की बड़ी परेशानी है कि 3 फीट पे कैसे जाता। अब आप मानेंगे नहीं, मेरे अभी रिसेंटली कस्टमर थे, उन्होंने क्या करा, प्लास्टर हटवा के नया प्लास्टर करा दिया और टाइल लगवा दी। अब टाइल लगाने से पता है क्या हुआ, 3 महीने बाद ही टाइल के ऊपर आ गई सीधा।
पहले 2 फीट तक थी। हाँ, क्योंकि पानी 3 तो फीट अपने उन्होंने लेवल पे टाइल लगा चलेगा, दी। पानी को तो रुकेगा नहीं पानी। 3 फीट तक उन्होंने टाइल लगा दी, तो उसका मॉइस्चर अब बाहर नहीं आ रहा, तो वो ऊपर चढ़ रहा है, तो वो 3 फीट के ऊपर आ गई सीलर। अब क्या करते हैं हम लोग सर इसके लिए, आप उसका प्लास्टर रिमूव कीजिए, प्लास्टर रिमूव करके एक टेक्निकल प्रोडक्ट आता है, वो आप उस पर अप्लाई कीजिए और उसको रीप्लास्टर कीजिए, वो एक सैंडविच लेयर बना देता है और कभी आपकी वो सीलर नहीं आएगी। ये हम सक्सेसफुली 5 साल से काफी घरों में हमने किया है, कुछ तो हमने पूरे के पूरे घर करे, पूरे के पूरे घर, मतलब ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर तक। और हम क्लाइंट को बोलते हैं कि साहब आप इसको चेक कीजिए, आप 1 साल तक पेंट मत कराइए, आप सिर्फ एक प्राइमर या व्हाइट पुट्टी करके छोड़ दें, आप पहले इसको चेक करें, उसके बाद आप अपने पेंट का खर्चा करें। अब अगर अपन क्रैक्स की बात करते हैं, पेंट में क्रैक्स आ जाते हैं, पेंट में सर क्रैक्स कैसे होते हैं, जाल जैसे बन जाते हैं, हाँ, कहीं बड़े कहीं छोटे, देखा है ना वो डिजाइन से बन जाता है, वो पूरे मकड़ी के जाल बन मकड़ी के जाते जाल हैं। की जैसे बन तो जाता अब है। सर क्या होता है कि अभी पेंट के जो क्रैक्स हैं, अब क्या है सर, वो जो प्रोडक्ट आपने यूज किया है वो कहीं ना कहीं उस स्टैंडर्ड का नहीं था जिस स्टैंडर्ड का होना चाहिए। या फिर मैं बात करूं कि आपने जो प्लास्टर कराया था, प्लास्टर की प्रॉपर उस टाइम सुपरविजन नहीं हुआ, उसकी क्योरिंग नहीं हो पाई, तो वो प्लास्टर भी क्लोराइड फेंक रहा है, या आप देखते हैं व्हाइट व्हाइट सा हो जाता है पूरे घर में। हाँ, खाद बोलते हैं, साल्टी टाइप ब्लीचिंग बोलते हैं, हाँ, ब्लीचिंग बोलते हैं और उसका एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो वो लेतरा, अपन अगर हिंदी में बात करें, मारवाड़ी अपन ने जो भाषा है ठेकेदार की लैंग्वेज, लेतरा और खार आ जाती है। तो अब लेतरा और खार का भी सर यही इलाज होता है कि आप उसको अगर सही टाइम पे आपने उसका इलाज नहीं करा कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही, तो क्या होगा, वो आपका प्लास्टर खराब करेगा, वो एक जहर है, वो एक जहर है, उसको खराब करता रहेगा और आपका फिर पेंट भी खराब करेगा और आप जड़ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे कि परेशानी क्या आई। तो सर मेरा ये मानना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब आप उसको जैसे तैसे करके कितना आप उसको मतलब न्यू कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही रोक सकते हैं, वो आप रोकिए। अब मान लीजिए क्रैक आ गया आपके, तो सर उस क्रैक में आप कुछ भी वापस नया प्लास्टर लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि नया प्लास्टर वो वापस अच्छे से बाउंड नहीं करता, उसके लिए कुछ एक्रिलिक मटेरियल्स आते हैं, वो उन क्रैक्स में आप भर दीजिए। उन क्रैक्स में भरने से क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, तो वापस से क्रैकिंग होती है। अब छत की अपन बात करते हैं, छत पे जितना आप परेशानियां आप देखते हैं कि छत पे किसी का सीलन आ रहा है, किसी का चूरा है, कोई आदमी ने क्या करा कि छत बना दी, उसके बाद ढाल बोलते हैं अपने आप में, स्क्रीडिंग बोलते हैं, ढाल बोलते हैं, वो करा दिया और छोड़ दिया, स्लोप वगैरह सब प्रॉपर है, उसके बाद भी लीकेज है। अब वो इंसान ये सोचता है कि यार क्यों ना मैं टाइल लगा, और मैं टाइल लगाने से मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। अब वो इंसान भला आदमी टाइल भी लगवा देता है, ठेकेदार से राय मांगता है, अरे सेठ जी का ही कौन है, आप तो टाइल लगा दो। अब वो मारवाड़ी में आता है, वो टाइल लगा देगा बोलता है, वो बढ़िया उसका 1 लाख का बजट बन जाता है और टाइल लग जाती है। टाइल लगने के बाद नेक्स्ट बारिश में वो फिर लीक, ये टाइल के जॉइंट से जाएगा पानी। आप छत पे जब आपका लीकेज आपने ट्रेस कर लिया कि लीक हो रहा है, तो आप प्रॉपर पॉइंट को आप उसको स्पॉट करें, उसको ढूंढें और उसको ट्रीट करें उसी स्टेज पे। नीचे भाई आपके पेट के अंदर दर्द है और आप पेट के ऊपर बाम लगा रहे हो, उसका तो इलाज अंदर से होगा, तो आप उसको पेट के अंदर से उसका इलाज करें, उसको प्रॉपर अंदर से ट्रीट करें, उसका आप कभी भी जल्दबाजी ना करें ऐसी परेशानी का। हर चीज का एक सोर्स होता है और हर चीज के पीछे कारण होता है, उस कारण तक जाएं, उस कारण में सोर्स ढूंढें, उसके बाद उसको सही करें और उसके लिए राइट आइटम चूज करके उसको सही करें। छत एक बहुत बड़ी समस्या है सर, बहुत बड़ी समस्या। पाइप लीकिंग, अब सर पाइप लीकिंग ऐसी चीज है कि आप अगर कोई फ्लैट्स या कोई तो मल्टी स्टोरीज में आप जाएंगे, उस बिल्डिंग के हर पाइप आपको, आप सामने से आप बिल्डिंग देखेंगे आप, तो सारे पाइप लीक है, सारे बाथरूम लीक है। यार इतनी लीकेज क्यों है? आपने पाइप तो डाल दिया, लेकिन उसको आप सीमेंट से पैक कर दो, उसके लिए प्रॉपर सिस्टम होता है भाई। आपकी आरसीसी एक आपका अलग सरफेस है और प्लास्टिक एक तो आपका अलग सरफेस है। उन दोनों को जोड़ने के लिए लॉन्ग टर्म मटेरियल चाहिए जो उसको 20-50 साल जोड़ के रखे। तो आपको ऐसा मटेरियल यूज करना होगा जो उनको जोड़ के रखता है। ये बात फैक्ट है कि देखा है कि अक्सर जाके बाद में वो पाइप क्रैक होकर टूट जाते हैं अंदर ही अंदर, और पाइप नहीं टूटते, उसके पास का जो उन्होंने फिल किया है ना, वो क्रैक मार जाता है। और बाथरूम में भाई आदमी रोज नहाएगा, और रोज नहाएगा तो टाइल के जॉइंट से वो पानी रिस के वहां से सीपेज करता है। अब ये सीपेज से 4 नुकसान हो रहे हैं आपके, एक तो सीलन, एक आपका लोहा गल रहा है, एक आपकी छत कमजोर हो रही है, फैक्ट है, और आपकी तो मेंटल परेशानी, प्लस आपका पेंट खराब हो रहा है, प्लस लॉन्ग टर्म में जाके आपको काफी ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी।
क्योंकि एक बार जब ये चीज स्टार्ट हो जाती है, अगर आपका बिल्डिंग का लोहा अगर रस्ट खा गया या वो आपके सीलन आ सीलिंग से गई उछल गिरती है। तो हाँ वो नीचे से जो अपन अभी बात कर रहे थे कि जी। वो एक इंच प्लास्टर गिर जाता है, सबका कारण पानी है साहब। जी जी पूरे बिल्डिंग में आप अगर परफेक्ट काम हो गया, कहीं से भी पानी, कोई क्रैक अगर आ गया, कुछ भी आ गया, उससे पानी जाएगा तो वो धीमा जहर है। वो आज तो थोड़ी प्रॉब्लम करेगा, धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम को इंक्रीज करता जाएगा। अरे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अच्छे ठेकेदार को कैसे चूज करें? सब ठेकेदार को चूज करने के लिए बहुत नॉर्मल सी बात है कि रेफरेंस। एक्चुअली होता क्या है, रेफरेंसेस के अलावा भी क्या होता है कि ठेकेदार तो वही होता है थोड़ा सा अनएजुकेटेड, लेकिन प्रोफेशनल तो नहीं कह सकते, लेकिन एक्सपीरियंस्ड होता है। सब फील्ड ही अनऑर्गेनाइज्ड है, अपनी पूरी फील्ड अनऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब पूरी फील्ड, उसमें क्या है, कुछ लोग एजुकेटेड भी आ गए हैं, कुछ है कॉन्ट्रैक्टर्स जो एजुकेटेड है, जो नई टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं, नई स्टाइल से काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा सर, आप एक तो रेफरेंसेस लें। अगर वो एजुकेटेड नहीं है कोई बात नहीं, उसको नॉलेज है कि नहीं है प्रॉपर, उसके रेफरेंसेस चेक करें, उसके 20 साल पुराने काम देख के आए। जी जी, मतलब आप उनसे पूछे कि सर आपका 20 साल पुराना काम कौन सा है, वो आप दिखा के लाएं। वो उस पे विजिट करें, वो आप दिखा के लाएं सर। क्योंकि सर पहले क्या होता था, पहले क्योंकि सर आप अपने सपनों का घर बना रहे हैं, हाँ आप अपनी पूरी पूंजी घर में खर्च करते हैं, हाँ, तो आपने अगर, और वो आपका मेन आदमी है ठेकेदार, शिल्पकार तो सब वही है। अब ड्राइवर आपकी गाड़ी भेड़ दे तो फिर तो आपके पास भी इलाज नहीं है। सही बात तो है। अगर वो आपके शिल्पकार ही ढंग से नहीं करेगा तो फिर आपका कितना भी पैसा लगाना व्यर्थ है। तो आपको राइट पर्सन चूज करके उसको पूरा समझो उस भाई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं कि एजुकेटेड आदमी ही वो राइट पर्सन है। आपका उसकी नॉलेज, उसका रेफरेंस, उसका पास्ट एक्सपीरियंस, यही सब आप चेक करें और उसके बाद आप चूज करें राइट पर्सन। नहीं, सपोज मुझे कंस्ट्रक्शन करना है, मुझे तो नया मकान बनाना है, अगर मेरे पास सही जानकारी नहीं है, मेरे पास समय भी नहीं है, मैं जॉब में हूँ या मैं बिजनेस में हूँ, मैं मेरे बिजनेस को टाइम नहीं दे सकता है, मैं जॉब में रहता हूँ तो सारा दिन तो मेरा जॉब में निकल जाता है और जानकारी मुझे है नहीं, तो उसको एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे? सर देखिए, इसके लिए आप सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बढ़िया आर्किटेक्ट लें। आर्किटेक्ट के साथ ये नहीं कि आप सिर्फ ड्राइंग लें, उससे आप कहें कि साहब मुझे एक ऐसा आदमी दे जो सुपरवाइजर जिसे अपन बोलते हैं, वो आपके और मेरे बीच में ब्रिज बने, वो आपको रिपोर्टिंग दे, वो एक थर्ड पार्टी नॉन बायस इंसान हो जो आपका पूरा काम चेक करे, टेक्निकली देखे। भाई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं कि वो आपका फुल टाइम हो, आप उसको पार्ट टाइम अफोर्ड कर सकते हैं, पार्ट टाइम अफोर्ड करें, फुल टाइम अफोर्ड कर सकते हैं तो फुल टाइम अफोर्ड करें, उसको आप अफोर्ड करके और आप उसको लगाएं साइड पे कि वो आपको हर चीज की रिपोर्टिंग दे, जैसा एक इंजीनियर या टेक्निकल आदमी चाहता है या जैसा कॉन्ट्रैक्टर चाहता है, वो उस तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं कि अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है, उसमें कॉलम लगने चाहिए 20, ठेकेदार आपका 12 कॉलम में भी खड़ा कर देगा। पहले तो ये होता था, पार्टी क्या बोलती थी, ठेकेदार से मिल ली तो पैसे उसको उतने ही मिलने हैं, लेकिन वो उससे मिल ली और मिलके क्या है कि भाई तू तो तैयार कर दे घर मेरा, 2 रूम यहाँ बना दे, 4 रूम यहाँ बना दे, ऐसे बना दे और ये बाउंड्री बना दे और घर तैयार हो गया। तो आप उसको प्रॉपर प्लानिंग से कराएं तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। खैर थोड़ी दर्शक कम देख रहा, आपकी शायद आवाज थोड़ी सी, आपको थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा, थोड़ी शायद आवाज कम जा रही है। मैं एक चीज पूछ रहा था कि जैसे एक ये तो पार्ट हो गया मेंटेनेंस का, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पार्ट भी अपनी जगह बहुत मायने रखता है, उसका भी थोड़ा सा बताएं। सर ये सारी परेशानियां ही हैं सर, ये जो आपको भी मैंने आपको बताई कि पीलिंग ऑफ पेंट हो गया, आपकी स्ट्रक्चर मूवमेंट्स के कारण कुछ परेशानी आती है, दीमक के कारण परेशानी आती है, आपके टाइल से बहुत सारे इश्यूज आते हैं, आपके स्टोन, बहुत से लोग आजकल स्टोन्स लगवाते हैं, तो अगर स्टोन्स लगवाते हैं तो स्टोन में भी बहुत सारी परेशानियां होती है कि आदमी स्टोन लगवा लेता है लेकिन अब वो सैंडस्टोन लगा लेता है, सैंडस्टोन पानी पीता है तो वो आपका सैंडस्टोन साल भर अच्छा लगता है, 2-3 साल बाद उस पे सब दाग धब्बे पे आ जाते हैं, तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है, वो आप ट्रीटमेंट भी करवाएं। आपके विंडोज से क्रैक आ जाते हैं, आपका ये तो आपका एक प्लास्टर सरफेस है और आपकी विंडो एक अलग सरफेस है, तो आपको इन दोनों के बीच में कुछ फ्लेक्सिबल आइटम डालना पड़ता है, बट आप फ्लेक्सिबल आइटम नहीं डाल पाते हो तो वो क्रैक डेवलप होता है और क्रैक डेवलप होकर पानी अंदर जाता है, तो काफी सारी परेशानियां सर। नहीं ये तो चीजें देखो, अजमेर में 80% लोगों की समस्या तो खैर पुराने मकानों में ही है, उनमें दीमक की प्रॉब्लम, उनमें सीपेज की प्रॉब्लम,
या क्रैक्स की प्रॉब्लम या कलर पेंट का जल्दी खराब हो जाना, और वही है कि सही मटेरियल सिलेक्शन नहीं होना। लेकिन आपका ये तो सारी हो गई बातें, अभी अपना काफी टाइम शॉर्ट बचा है, 15 मिनट ही बचे। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, ये तो सारी समस्याओं की तो बातें हो गई, हाँ सर। समाधान भी तो बताओ। सर समाधान मैंने भी आपको जैसे बीच में भी आपको बताया, हाँ। कि सर जैसे अगर क्रैक्स हैं तो आप क्रैक्स का इलाज करें। हाँ। आपकी अगर टाइल्स की समस्या है, अब टाइल्स जैसे क्या है कि सर आजकल मॉडर्न टाइल्स आ गई हैं। पहले तो जनरली 1x1 या 1x2 की टाइल्स हुआ करती थी, आजकल बड़ी बड़ी टाइल्स आ गई है। तो आप उसको बाहर लगा रहे हैं कि अंदर लगा रहे हैं, उसके हिसाब से उसके एडेसिव्स आते हैं, आप उनको सिलेक्ट करें। आप सही प्रोडक्ट, जैसे अगर आप अपन छत की बात करते हैं तो छत पे आप आरसीसी कराने के बाद प्रॉपर उसकी स्ट्रेंथ आई है कि नहीं आई है, उसकी प्रॉपर क्योरिंग करवाएं। हर चीज पूरे घर में प्रॉपर क्योरिंग कराएं। अगर घर में आपके खार है या पानी खारा है तो खारा पानी बिल्कुल भी आप यूज ना करें। आप कोई और व्यवस्था करके मीठे पानी की व्यवस्था करें। खारा पानी जहर है आपके घर के लिए, वो आपके सब चीज को धीमे 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 खाएगा। ये जितनी परेशानियां आती है, क्योंकि मटेरियल इज नॉट सूटेबल फॉर द खार। ओके, ठीक है। तो खार से एक बहुत बड़ी समस्या है, लीकेज की सारी समस्याएं हैं, आप उनको सॉल्व करें। कंस्ट्रक्शन न्यू स्टेज में आप उन सब की प्लानिंग करें। हर एक चीज की समस्या का बहुत सारे, मतलब ये तो आपका कहना है कि जब कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो उसी बॉटम के वक्त में ही आप उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन आप करते चले। बट सपोज मेरा पुराना मकान है और दीमक है, तो उसमें मैं क्या करूं? सर दीमक है तो सर आप पुराना मकान क्या है तो सर, ये गारंटी है कि ट्रीटमेंट एक बार हो गया तो वापस से दीमक नहीं आएगी उसमें? सर हर चीज की एक लाइफ होती है। मैंने आपसे एक बात कही, अब सर इसके लिए पेस्ट कंट्रोल स्पेशलिस्ट हो, आप पेस्ट कंट्रोल स्पेशलिस्ट को हायर करें, उससे आप अश्योरेंस ले, उससे आप गारंटी ले। कुछ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सालों से इनके यूज हो रहे हैं, वो आप प्रोडक्ट्स लें। आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे से भी आप बात कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर है, आप मेरे से कोई भी तरह की जानकारी ले सकते हैं, कहीं कोई सी भी परेशानी पे। सारी परेशानियों का समय के अभाव में सब चीज तो बता पाना जाहिर सी बात है, मुश्किल है। बट ये सब छोटी छोटी परेशानियां आगे चल के बड़ी होती है। और न्यू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को अगर अपन देखें तो अगर अपन थोड़ा सा उस पे एक्स्ट्रा लगा लें, आज से आपका 10% या कॉस्ट भी आपकी एक्स्ट्रा ही लगेगी, सिर्फ उसकी प्लानिंग और उसकी मतलब प्रिपरेशन प्रॉपर्ली हो जाए तो आप आने वाली फ्यूचर मेंटेनेंस से आप सेव हो सकते हैं। नहीं, ये बात तो खैर आपने बिल्कुल सही बोली। और इनफैक्ट मैं भी आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा जो भी ये देख रहे हैं कि आप अभिनव जी का नंबर इसमें दिया हुआ है, और अभिनव जी के जो फर्म है कांकानी ट्रेडर्स, हरिभोग मित्तल हॉस्पिटल के सामने है। अगर आपको ऐसा कोई समस्या होती है, आप सीपेज की समस्या से परेशान है, या आप कोई नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उसमें कोई ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो बिल्कुल आप अभिनव जी से संपर्क कर सकते हैं, काकानी जी से। काकानी जी, एक ये बातें तो हो गई ग्राउंड फर्स्ट सेकंड की। जब बात आती है 6th और 7th फ्लोर की, तो उसमें मतलब कैसे करेंगे? अच्छा, आपके कहने का मतलब है तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स पे सर आप क्या कर सकते हैं कि आपको एक्चुअल पोजीशन चेक करनी होगी वहां जाके कि क्या इशू है। आप जाएं, आप पूरा एनालिसिस करें, आप पूरा देखें कि क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आप देखें कि क्या कर सकते हैं। जी जी, और बताएं। नहीं तो उसमें कैसे आप उसका वो कर सकते हैं? मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे मेरा फ्लैट है, मल्टी स्टोरी है, 6ठी 7वीं मंजिल पर मेरे सीपेज आ रही है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? सर वो जाके मौके पे देख के उसका एनालिसिस करके उसके बाद ही किया जा सकता है जी। वो ऐसे नहीं किया जा सकता कि अपन मौके पे ना जाएं और अपन देखें नहीं। सर आपको मौके पे जाके ये ना होगा कि आपकी जो बिल्डर की जो भी एमिनिटीज आ रही है उसकी सिस्टम है वहां से परेशानी है, या आपकी कुछ इंटरनल परेशानी है, तो आपको वहां जाके चेक करना होगा कि क्या वो आपके हाथ में है या वो तो बिल्डर के स्कोप में है, उसकी कॉमन परेशानियां हैं, वो सब आपको चेक करना होगा। इसमें टेक्नोलॉजी यूज का क्या चीज सीन है आजकल? जो जैसे कई सारे ये इसमें चल नहीं रहा है, एक बार आप इसको चला दीजिए प्लीज। जी सर, इसमें टेक्नोलॉजी यूज का क्या सीन है आजकल? जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है सर, नई नई टेक्नोलॉजी की अगर मैं आपको बात करूं तो सर टेक्नोलॉजी की जो है मतलब जो एडवांसमेंट अभी आ रहा है और जो आया है एडवांसमेंट, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हर फील्ड में एडवांसमेंट आया है। आज जैसे अपन फोन की बात करें तो फोन कहां से कहां तक अपने को लाइफ लेके आ गया है। तो आपको एडवांसमेंट में जाना होगा कि कंस्ट्रक्शन में भी काफी सारे एडवांसमेंट्स आए हैं। कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी चीज एडवांस हुई है, तो आप उसको समझ के
किस तरह से आप जो चीजें इक्विपमेंट्स हैं, जो नए नए कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आप उनको एक्सेप्ट कीजिए। नए नए आर्किटेक्ट्स जो चीजें लाए हैं, आप उनको एक्सेप्ट कीजिए। नहीं खैर, निश्चित तौर पे मैं इसमें कमेंट्स का मेरे वो फेसबुक का चल नहीं रहा है, वरना मैं बता नहीं पा रहा हूँ। और ये दे दीजिए वैसा। हाँ, इसमें क्या मेरा वो लाइव आ नहीं रहा था, कुछ समस्याओं के लिए है। बताइए। खैर इसमें अप्रिशिएटेड कंकनी जी, एक मिनट में आपके सामने देखो, स्क्रीन पे देखो, सामने देखो, स्क्रीन पे, सामने स्क्रीन पे देखो। कंकनी सर, वाटर प्रूफिंग करवाता है तो उसकी लाइफ लगभग कितने साल की होती है? सर वाटर प्रूफिंग सर देखिए, न्यू कंस्ट्रक्शन में अगर आप करवाते हैं तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। और आप अगर ओल्ड में करवाते हैं तो ओल्ड में सर क्या होता है, प्रॉपर एनालिसिस करना, क्लाइंट का सपोर्ट मिलना, उसकी तह तक जाना। तो आप जनरली आप मान सकते हैं कि 5 to 10 इयर्स उसकी एक सर्टेन लाइफ होती है, एज पर द इशू, कि आपका इशू कितना पुराना है या कितना नया है या कैसा इशू है, उसके हिसाब से आप ये मान सकते हैं कि 5 to 10 इयर्स आपका वो काम कर जाता है। नहीं, जैसे अभी चलिए एक चीज तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। अब जैसे अभी मल्टी स्टोरी की बात चली थी, तो अजमेर का एक प्रोजेक्ट है, पूरे में सीपेज आ रखी है और वो पिछले 2 साल से ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा। तो उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? एक्चुअली इस बारे में उन्होंने मुझसे भी बात करी थी, तो मैं कुछ उनको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाया। सर एक बार साइट देख के, साइट को विजिट करके वहाँ पे एनालिसिस किया जा सकता है। काफी सारी चीजें होती हैं और हमारे में भी टेक्निकल पर्संस होते हैं, तो काफी सारी चीजों को एनालिसिस किया जा सकता है। मान लीजिए अगर उनके सारे बाथरूम्स लीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि जब तक टाइलें नहीं हटेगी, तब तक फ्लोर नहीं आएगा, तब तक उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या-क्या रीजन हो सकते हैं इसके अलावा? सर देखिए, एक तो पाइप लीकेज उसका मेन रीजन है। एक, अगर उस बिल्डिंग में क्रैक्स हो, अगर मान लीजिए कि वो बिल्डिंग बहुत लंबी है और उसमें एक्सपेंशन जॉइंट हो, तो उससे कोई लीकेज है। तो इस तरह काफी सारे कारण हो सकते हैं, उन कारणों को समझ के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक आपने अभी बीच में एक शब्द दिया था, सुपरविजन। हाँ, वो क्या चीज है? एक बार को थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। सुपरविजन सर बेसिकली वो एक ब्रिज है। सुपरविजन कोई भी चीज का एक फॉलोअप है, उसकी चेक है, उसका एनालिसिस है कि आप क्या चाहते हैं और क्या वो कर पा रहे हैं। तो आप एक पर्सन चाहिए जो आपको सुपरवाइज कर सके, आपको गाइड कर सके, आप एक कॉन्ट्रैक्टर को, आपको इन सबको मैनेज कर सके, वो एक सुपरवाइजर है। और सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो टेक्निकल पर्सन ही करे, आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, आपका कोई भी इस फील्ड से जो सुपरवाइजर है, वही इंसान इसको सुपरवाइज करे, ना कि कोई लेमन या अपन उस तरह का इंसान। मतलब जो इन चीजों की टेक्निकली और बारीक चीजों को समझता हो, उससे सुपरविजन कराना चाहिए। सिविल इंजीनियर को जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए, एक सुपरवाइजर जरूर होना चाहिए आपकी प्रॉपर्टी पर, क्योंकि एक सुपरवाइजर आपकी ये चीज पे नजर रखता है कि आपका सीमेंट का मटेरियल क्या लग रहा है, क्वालिटी से किसका क्या लग रहा है। सर बहुत सारी चीजें, नॉन एंडिंग चीजें हैं। जी जी जी। एक चीज मेरे को आप और बताओ, अभी बात मटेरियल सिलेक्शन की आई थी, तो काफी सारी चीजें लगती है। रेत लगती है, अपना बजरी जिसको बोलते हैं, इसके बाद सीमेंट लगता है, सरिया लगता है, पेंट लगता है। इनकी क्वालिटी का थोड़ा सा आप गाइड कर दीजिए कि होता क्या है कि हमें, क्योंकि हर कोई आदमी जिंदगी में बहुत सारे मकान तो बनाता नहीं, वो एक मकान बनाता है, 2 मकान बनाता है, तो उसको बहुत सारी नॉलेज नहीं होती है। तो उसको कैसे कि उसको कौन सा पता पड़े कि कौन सी रेत मुझे यूज करनी चाहिए, कौन सा सीमेंट मुझे यूज करना चाहिए? इसमें आपको थोड़ी सी आरएनडी करनी पड़ती है। जैसे अपन रेत की बात करें तो जो आपकी रेत आ रही है, क्या उसमें सॉल्ट कंटेंट तो नहीं? अगर सॉल्ट कंटेंट होगी तो आपका प्लास्टर खराब कर देगी, चाहे कितनी भी अच्छी सीमेंट हो, कैसे पता अच्छा पानी है। सो उसके टेस्ट होते हैं। ओके, उसके टेस्ट होते हैं एक, या फिर एक सर्टेन एरिया होता है कि भाई यहाँ की रेत अच्छी है, यहाँ की रेत में खार है, यहाँ की रेत सही नहीं है। और ये तो हुआ एक बेसिक जो नेचुरल प्रोडक्ट। इसके अलावा अपन बात करें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में, वो बहुत सारे मटेरियल बनाते हैं। उनका सबका एक स्टैंडर्ड होता है, उनकी सबकी डेटा शीट होती है, उनका सबका एक प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है जी। वो सब आप देखें। और इसमें मेन चीज है कि सही आदमी तक सही चीज पहुंचाना या पहुंचे। तो वो यही एक इसका क्वालिटी चेक है कि आपको जिस चीज के लिए वो चाहिए वो चीज आप यूज करो। जिस मान लीजिए आपको एक्स चाहिए और आप वाई लिया है, काम तो हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन फील्ड का जोरदार मतलब वो है कि काम नहीं रुकता किसी का भी, काम तो हो जाता है। लॉन्ग टर्म में परेशानियां आ जाएंगी। तो आपको वो टेक्निकल पर्सन या उसका जो भी सूटेबल पर्सन है या उसका मैन्युफैक्चरर है, उसकी आप आरएनडी देखें, उसके हिसाब से आप यूज करें। नहीं, ये तो खैर बहुत अच्छी चीज है। और ये सर मेरे हाउस सना सागर के पास है और घर पर सीलन
रहती है, उसका कोई उपाय बताएं। ये गौरव कुमार जी पूछ रहे हैं। बिल्कुल गौरव कुमार जी, भाई क्या है कि आपके घर पे जो भी सीलन है जी। उसका एक टाइप होता है, तो वो ग्राउंड से आ रही है क्योंकि डीपीसी से आ रही है, या बाहर से कोई क्रैक है उस कारण से आ रही है, या जमीन की सीलन है, तो उसको आपके मौके पे साइट विजिट करके देखा जा सकता है और उसको सही करा जा सकता है। मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ, अनासागर की एक पाल बनी हुई है, हाँ। उधर अनासागर है, इधर हाउसिंग बोर्ड के जो भी घर हैं, एडीए जिसके भी जो भी घर हैं, बहुत ज्यादा सीलन रहती है, तो उसको कैसे रोक सकते हैं उस सीलन को? जैसे मॉइस्चर से आ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां टैंक को तो आप कम कर ही नहीं सकते, वो तो लाइफ टाइम रहेगा। हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब तो आपके घर की वो कम होती रहेगी। सर बिल्कुल होती रहेगी। आपको वही बात है कि वो एक कहानी अलग हो गई, यहाँ पे ये कहानी हो गई कि आप तो एक दलदल में हैं और उस दलदल के हिसाब से आपको बिल्कुल वो स्ट्रॉन्ग नींव और उसका स्ट्रॉन्ग प्लिंथ और उसकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जो कि पानी की इतने मॉइस्चर को कंट्रोल कर सके या इतनी इसकी जो सीमा है उसको वो सह सके, उस तरह के प्रोडक्ट्स आपको यूज करने पड़ेंगे, तो ये आपको लॉन्ग वहाँ बेसमेंट सक्सेसफुल होगा। बेसमेंट में आपको बता सकता हूँ कि आप वैशाली रोड पे हर एक कॉमर्शियल है, हर एक कॉमर्शियल बहुत कॉस्टली है, आपका अजमेर शहर की जान है वैशाली में, हाँ, उसके हर कॉमर्शियल के अंदर बेसमेंट है और हमने काफी सारे बेसमेंट्स में काम करा है और काफी सारे बेसमेंट्स हमारे सक्सेसफुल भी हैं। और ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बेसमेंट उस टाइम रहता है जब आप न्यू कंस्ट्रक्शन के वक्त ही उसको ट्रीट करते हैं। आप कंस्ट्रक्शंस के विलास और इनके साइट्स भी लेते हैं? सर हम सारे, सर देखिए मैं एक एजुकेटेड आदमी, मैं ये सोचता हूँ कि मैं टेक्निकल काम ज्यादा करूँ जहाँ पे कोई लोग नहीं है। टेक्निकल काम, मैं सारे टेक्निकल काम, चैलेंजिंग काम एक्सेप्ट करता हूँ और वो वाले सारे काम एग्जीक्यूट करता हूँ। बेसमेंट्स के हम लोग स्पेशलाइजेशन है, आपको कहीं भी कोई बेसमेंट की क्वेरी हो आप प्लीज आप बात करें, आप मेरा फोन नंबर है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं साइट विजिट करके उसके बारे में एनालिसिस आपको दे सकता हूं। निश्चित रूप से काकानी जी, आज बहुत अच्छा सेशन रहा, मैं भी समय ही देख रहा था, समय का थोड़ा सा अभाव है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर जैसे आपके घरों में सीलन है, दीमक का समस्या है या वाटरप्रूफिंग का प्रॉब्लम है, वाटर सीपेज का प्रॉब्लम है, तो उसकी वाटरप्रूफिंग होना मस्ट है। क्योंकि अगर आपकी दीवारों में पानी रहता है, अगर आपका घर में सीलन रहती है, तो निश्चित तौर से लोहा लगता है, उसमें स्टील लगता है, लोहा लगता है, लोहे में सीलन, लोहे में रस्ट आता है। इसके अलावा दीवारें कमजोर होती हैं, पेंट फट जाता है, ऐसी कई सारी समस्याएं रहती हैं। तो ऐसी सभी समस्याओं के लिए सबसे बेटर है कि आप एक बार एक्सपर्ट हैं हमारे काकानी जी, उनसे जरूर से जरूर राय लें। या क्योंकि ये अपने आप में इन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है अजमेर में, और एक सीए फील्ड को छोड़कर आप इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कदम है आपका। और चूंकि एक मैं अपनी तरफ से एक सलाह दूंगा कि आप मकान जीवन में 50 साल के लिए एक बार ही बनाते हैं, जिसमें आपको हमेशा रहना होता है। तो जब भी आप अपना मकान बनाते हैं तो आप एक सिविल इंजीनियर हायर करें, एक अच्छा आर्किटेक्ट हायर करें, एक वाटरप्रूफिंग के लिए अभिनव जी, काकानी जी जैसे कोई एक्सपर्ट हायर करें, और एक्सपर्ट्स की सलाह आपने जरूर लें, क्योंकि उस मकान में निश्चित तौर पे आगे आपको 40-50 साल रहना है। हर 2-3 साल में आपका मेंटेनेंस लगता है, हर 2-3 साल में आपका कलर पेंट लगे या आपकी दीवारें खराब हो जाए, तो मकान आपका जिस खुशी से आपने मकान बनाया, जितना पैसा आपने लगाया, तो कुछ सालों में वो आपको उतना आनंद आना बंद हो जाता है। तो आप शुरू से ही आप उन चीजों की तैयारी करें और निश्चित रूप से पूरी टीम हायर करें, और थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो रिकरिंग कॉस्टिंग है, छोटा छोटा कॉस्टिंग है आपका, हर थोड़े साल में कभी पेंट खराब हो जाता है, कभी आपका दीवारें खराब हो जाती है, तो वो चीजों से आपका निश्चित तौर पर बचाव हो जाएगा। अभिनव जी, शो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज निश्चित तौर से काफी अच्छा और काफी नॉलेजेबल सेशन रहा आपके साथ। और आप लोगों में से कभी किसी को कोई समस्या आती है तो अभिनव जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो नंबर एक बार अपना रिपीट कर दे और एक बार अपना ऑफिस का एड्रेस बता दें। सर मेरा ऑफिस है पुष्कर रोड, नियर मित्तल हॉस्पिटल, विश्राम स्थली के सामने, वहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके पास में हमारा बिल्डिंग है। और मेरा फोन नंबर है 9461-837-837। शायद हम समय के अभाव में कुछ लोगों के प्रश्न नहीं, वही मैं दे रहा हूँ कुछ, एक्चुअली बहुत 1 घंटे का हमारे पास लिमिटेड समय रहता है, बट वो पूरा ओवर हो गया। तो आप उसके लिए व्यक्तिगत आप उनसे, काकानी जी से संपर्क कर सकते हैं। अगर रियल एस्टेट से संबंधित कुछ है तो आप जरूर मुझसे संपर्क करें। हम लोग आपकी काफी सालों से हम आपको कमर्शियल लीजिंग और रेजिडेंशियल में हम आपको सेवाएं दे रहे हैं, और आप कोई मकान या दुकान खरीदना चाहें, आप कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कोई प्लॉट खरीदना चाहें, तो निश्चित रूप से आप मुझसे ajmerproperty.com हमारी फर्म में उससे संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई आप कोई कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, कोई टेक्निकल इश्यूज है, तो आप बिल्कुल अभिनव जी से आप संपर्क कर सकते हैं।
आज की शो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।